गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछली वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था कि जो अपने पास में आवर्त बीजी पादप थे। कौन से पादप थे? आवर्त बीजी जो पादप थे उसको अपन ने दो भागों में विभाजित किया था। एक भाग तो इनका कौन सा था बेटा? मूल तंत्र वाला भाग। इसके अलावा दूसरा कौन सा था बेटा? प्ररोह तंत्र वाला भाग, जिसमें अपन ने अध्ययन किया था मूल तंत्र के बारे में। किनके बारे में अध्ययन किया था? मूल तंत्र के बारे में। मूल तंत्र में भी मैंने आप लोगों को बताया था, एक तो मूसला मूल तंत्र, इसके अलावा दूसरा बताया गया था आपको रेशेदार मूल तंत्र। ये जो मूसला मूल तंत्र होता है अधिकांशतः किनमें पाया जाता है बेटा? डाइकोट प्लांट में, द्विबीजपत्री पादपों में। जबकि जो रेशेदार मूल तंत्र होता है अधिकांशतः किनमें पाया जाता है? एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। आज अपन बात करेंगे किसके बारे में? प्ररोह तंत्र के बारे में। किनके बारे में बेटा? प्ररोह तंत्र के बारे में। देखिए बेटा, अगर प्ररोह की बात करें अपन तो प्ररोह पादप का कौन सा भाग होता है? वायवीय भाग होता है। कैसा होता है? वायवीय भाग होता है। इसके अलावा जो प्ररोह होता है वो प्रकाश की दिशा की ओर क्या करता है? वृद्धि करता है। इस वजह से इसको अपन क्या कहते हैं? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। क्या कहते हैं? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। इसके अलावा जो प्ररोह वाला भाग है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत क्या करता है? वृद्धि करता है। इस वजह से इनको अपन क्या कहते हैं? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। क्या कहते हैं? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। इसके अलावा ये जो प्ररोह वाला भाग है ये किनसे विकसित होता है? बीज के प्रांकुर वाले भाग से। कौन से भाग से विकसित होता है? प्रांकुर वाले भाग से क्या होता है? विकसित होता है। अब अपन बात करें पादपों का जो प्ररोह तंत्र वाला भाग होता है वो किनसे मिलकर के बना हुआ होता है? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अपन किनके बारे में? तने के बारे में। कि जो प्ररोह वाला भाग है उनका जो मुख्य अंग होगा वो कौन सा होगा बेटा? तना होगा। और तने से फिर किनका विकास होता है? पत्तियों का, इसके अलावा पुष्प का, और प्रजनन अवस्था में इनमें फल एवं बीज का भी क्या होता है? निर्माण होता है। तो अतः जो अपने पास में तना हो गया, इसके अलावा कौन सा हो गया बेटा? पत्ती हो गया। तीसरी बात करें अपन किनके बारे में? पुष्प के बारे में। फोर्थ बात करें बेटा अपन किसके बारे में? फल के बारे में। इसके अलावा पांचवी बात करें अपन किनके बारे में? बीज के बारे में। ये सभी मिलकर के इनका निर्माण करते हैं बेटा? प्ररोह तंत्र वाले भाग का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इन सभी के बारे में अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करें अपन किनके बारे में बेटा? तने के बारे में। किनके बारे में बात करें अपन बेटा? तने के बारे में। तो पादपों का जो तना होता है, कौन से पादपों का बेटा? आवर्त बीजी पादपों का जो तना होता है वो सामान्यतः कैसा होता है? ठोस। कैसा होता है बेटा? ठोस। इसके अलावा कैसा होता है बेटा? बेलनाकार। कैसा होता है बेटा? बेलनाकार। इसके अलावा कैसा हो सकता है बेटा? शाखित भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? शाखित भी हो सकता है एवं अशाखित भी हो सकता है। कैसा हो सकता है बेटा? अशाखित। इसके अलावा ये कैसा होता है बेटा? काष्ठीय भी हो सकता है। तो अपन ने बात की किसके बारे में बेटा? तने के बारे में। ये अपन बात कर रहे हैं तने की प्रकृति या फिर स्वभाव के बारे में। सामान्यतः आवर्त बीजियों का जो तना होता है वो कैसा हो सकता है बेटा? ठोस हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, शाखित भी हो सकता है, अशाखित भी हो सकता है। इसके अलावा कैसा हो सकता है बेटा? काष्ठीय भी हो सकता है। इसके अलावा तने वाले भाग से या फिर तने वाले भाग पर क्या पाई जाती है? परव एवं परव संधियां। क्या पाई जाती है बेटा? परव एवं परव संधियां। देखिए किस प्रकार से ये मान लेते हैं अपने पास में क्या पाया जा रहा है बेटा? पादप का तना। नीचे की तरफ क्या पाया जा रहा है? इनका मूल तंत्र वाला भाग है। तो इनके ऊपर क्या पाई जाती है? परव संधियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? परव संधियां पाई जाती है। और दो परव संधियों के जो बीच का स्थान होता है वो क्या कहलाता है बेटा? पर्व। क्या कहलाता है बेटा?
परव कहलाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इंटरनोड। क्या कहते हैं, इंटरनोड। इसके अलावा जो अपने पास में दो परव होंगे, उन दोनों परव को जो जोड़ने वाला स्थान होता है वो क्या कहलाता है बेटा, परव संधि वाला भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, परव संधि वाला भाग कहलाता है। इस परव संधि वाले भाग से ही किनका निर्माण होता है, कक्षस्थ कलिका का निर्माण होता है। और इस कलिका से फिर किनका निर्माण होता है, पत्तियों का या फिर शाखाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं किनके बारे में, तने के बारे में। तने के ऊपर क्या पाई जाती है बेटा, परव एवं परव संधियां भी पाई जाती है। इन परव संधियों वाले भाग से किनका निर्माण होता है बेटा, पत्तियों का निर्माण होता है। क्योंकि परव संधियां जो होती हैं उनके कक्षस्थ भाग में क्या पाई जाती है, कलिका पाई जाती है। उस कलिका से ही फिर किनका विकास होता है, पत्तियों का विकास होता है। इसके अलावा जो बेटा पादपों का तने वाला भाग होता है, कौन सा भाग होता है, तने वाला भाग होता है। इसके बाहर की तरफ, किसकी तरफ बेटा, बाहर की तरफ क्या पाया जाता है इनका बेटा, अधिचरम वाला भाग पाया जाता है। कौन सा भाग पाया जाता है, अधिचरम। मतलब जो तना है इसके बाहर की तरफ जो आवरण पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, आवरण पाया जा रहा है, उस आवरण को अपन क्या कहते हैं, अधिचरम। क्या कहते हैं, अधिचरम। इसके अलावा अधिचरम से नीचे वाले भाग में क्या पाया जाता है बेटा, कौन सा भाग पाया जाता है, वलकुट वाला भाग। कौन सा भाग पाया जाता है बेटा, वलकुट वाला भाग पाया जाता है। अब तने से पत्तियों के अलावा और भी काफी सारे अंग होते हैं जो क्या होते हैं, विकसित होते हैं। देखिए बेटा, जैसे अपन बात करें इनका जो अधिचरम वाला भाग हो गया या फिर वलकुट वाला भाग हो गया, इनसे और काफी सारे उपांगों का क्या होता है, निर्माण होता है। उन उपांगों को अपन क्या कहते हैं, उद्भूतांग। क्या बोलते हैं बेटा, उद्भूतांग। उदाहरण के रूप में बात करें अपन, रोम क्या पाए जाते हैं बेटा, रोम। इसके अलावा क्या पाए जाते हैं बेटा, कंटक। जैसे अगर अपन बात करें किनके बारे में, गुलाब की टहनी के बारे में। गुलाब की जो टहनी होती है उसके तने पर किनका विकास होता है, कंटक का विकास होता है। किनका विकास होता है, कंटक का विकास होता है। तो ये जो कंटक वाला भाग होता है, ये तने की जो ऊपरी पर अधिचरम होती है उनसे इनका क्या होता है, विकास होता है। कहने का मतलब ये हुआ, तने के बाहर की तरफ जो अधिचरम पाई जाती है या फिर वलकुट जो पाया जाता है, इससे जो उपांग बाहर की तरफ क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, वो उपांग क्या कहलाते हैं बेटा, उद्भूतांग। क्या कहलाते हैं, उद्भूतांग कहलाते हैं। तो ये बात होगी किनके बारे में बेटा, तने के बारे में। किनके बारे में, तने के बारे में। अब तने के जो परव संधि वाले भाग पर जो कक्षस्थ कलिका पाई जा रही थी, क्या पाई जा रही थी, कक्षस्थ कलिका, उससे किसका निर्माण हो रहा था बेटा, पत्तियों का निर्माण हो रहा था। किसका निर्माण हो रहा था, पत्तियों का। तो अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, पत्ती के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं अपन बेटा, पत्ती के बारे में। अगर पत्ती की बात करें बेटा अपन, तो यह पादप की क्या होती है, स्वांगीकारी अंग होती है। क्या होती है, स्वांगीकारी अंग होती है। स्वांगीकारी अंग की बात करें तो ये किनका निर्माण करती है बेटा, भोजन का निर्माण करती है। किनका निर्माण करती है, भोजन का निर्माण करती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पादप है उनकी पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जो सहयोग करता है किसमें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। किसमें सहयोग करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करता है, सहयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये काम में किनको लेते हैं बेटा, CO2 को, इसके अलावा जल को, इसके अलावा प्रकाश को काम में लेकर के ये जो पत्तियां होती हैं किनका निर्माण करती हैं, भोज्य पदार्थों का या फिर भोजन का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। इस वजह से पत्तियों को इनका कौन सा अंग माना जाता है बेटा, स्वांगीकारी अंग माना जाता है। इसके अलावा तने के ऊपर परव संधियों पर क्या विकसित हो रही है बेटा, पत्तियां विकसित हो रही है। तो तने के ऊपर जिस क्रम में पत्तियां क्या होती हैं बेटा, व्यवस्थित पाई जाती है, वो इनका क्या कहलाता है, पर्ण विन्यास। क्या कहलाता है बेटा, पर्ण विन्यास, जिसे अपन क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। क्या कहते हैं बेटा, फाइलोटैक्सी कहते हैं। तने के ऊपर पत्तियों के व्यवस्थित क्रम को अपन क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास कहते हैं। कि किस क्रम में पत्तियां तने के ऊपर क्या पाई जा रही हैं, व्यवस्थित पाई जा रही है।
ये बात होगी किसके बारे में बेटा, पर्ण विन्यास के बारे में। पहली बात हुई पत्ती के बारे में कि क्या होती है, ये स्वांगीकारी अंग होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करती है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इनका निर्माण करती है, भोज्य पदार्थों का निर्माण करती है। इसी वजह से इनको अपन क्या कहते हैं, इनका स्वांगीकारी अंग कहते हैं। तने के ऊपर पत्तियों के लगने के क्रम को अपन क्या कहते हैं बेटा, पर्ण विन्यास कहते हैं। अब बात आती है बेटा, प्रकृति में एक ही प्रकार के तो पादप पाए नहीं जाते हैं, या फिर अगर अपन आवर्तबीजी पादपों की ही बात करें तो एक या फिर दो आवर्तबीजी पादप पाए नहीं जाते। काफी अधिक जातियां प्रकृति में क्या करती हैं, आवर्तबीजी पादपों की पाई जाती है। तो इनकी काफी अधिक जातियां पाई जा रही है जो अलग अलग प्रकार के आवास में, अलग अलग प्रकार के वातावरण में क्या करती हैं, निवास करती हैं। तो जो पादप है, आवर्तबीजी पादप है, जिस प्रकार के वातावरण में या फिर जिस प्रकार के आवास में अपना क्या कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है, उसी आवास के आधार पर ही इन पत्तियों का आकार क्या होता है, व्यवस्थित होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार के वातावरण में पादप पाया जाता है, उस वातावरण की अनुकूलताओं के हिसाब से ही पत्तियां क्या होती है, पादपों में पाई जाती है। तो ये बात होगी किनके बारे में बेटा, पत्ती के बारे में। इसके अलावा अगली बात करें अपन किसके बारे में बेटा, पुष्प के बारे में। किनके बारे में बेटा, पुष्प के बारे में। तो जो पुष्प होता है, पादपों का प्रजनन अंग होता है। क्या होता है बेटा, प्रजनन अंग होता है। अगर पुष्प की अपन संरचना की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि जो पुष्प होता है उसके अंदर कितने चक्कर पाए जाते हैं, 2 चक्कर पाए जाते हैं, जिसमें एक चक्कर बताया था बेटा मैंने आप लोगों को आवश्यक चक्र, दूसरा बताया था सहायक चक्र। दूसरा कौन सा बताया था, सहायक चक्र। आवश्यक चक्र की अगर अपन बात करें तो इनमें क्या होता है, उमंग पाए जाते हैं, जायांग पाया जाता है। इसके अलावा जो सहायक चक्र था उनमें क्या पाया जाता है, बाह्य दलपुंज, इसके अलावा दलपुंज पाए जाते हैं। जैसे अपन पुष्प की संरचना की बात करें तो इसके मुख्य 2 चक्र हो गए। एक तो कौन सा हो गया बेटा, सहायक चक्र हो गया। कौन सा चक्र हो गया, सहायक चक्र, जिनमें एक तो कौन सा होगा बेटा, बाह्य दलपुंज, दूसरा कौन सा होगा, दलपुंज, दूसरा कौन सा होगा, दलपुंज। इसके अलावा दूसरा जो चक्कर होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, आवश्यक चक्र। क्या बोलते हैं, आवश्यक चक्र। अगर इसे अपन आवश्यक चक्र ना कहें तो इसको अपन जनन चक्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जनन चक्र भी कह सकते हैं, जिसको भी अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो कौन सा हो गया बेटा, उमंग वाला भाग, इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया बेटा, इनका जायांग वाला भाग। दूसरा कौन सा हो गया, जायांग वाला भाग। इन सभी के बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखिए बेटा, बाह्य दलपुंज जिसे अपन क्या कहते हैं, कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज का मतलब क्या होता है, समूह। और बाह्य दल उससे निकलने वाले क्या है बेटा, इनके उपांग, जो इनके बाहरी चक्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मतलब उसका जो सबसे बाहरी भाग होता है वो किनसे मिलकर के बना हुआ होता है, बाह्य दलों से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है। किनसे मिलकर बना हुआ होता है, बाह्य दलों से मिलकर के बना हुआ था। अब एक पुष्प में 4 बाह्य दल भी पाए जा सकते हैं, 5 भी पाए जा सकते हैं, 6 भी पाए जा सकते हैं। तो इन बाह्य दलों के समूह को अपन क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं। अगली बात आती है बेटा किनके बारे में, दल पुंज के बारे में, जिसे अपन क्या कहते हैं, कोरोला। क्या कहते हैं, कोरोला। ये क्या होता है, दूसरा चक्कर होता है जो बिल्कुल जस्ट किनके भीतर पाया जाता है, बाह्य दलों के क्या पाया जाता है, भीतर पाया जाता है। तो ये कौन सा हो गया बेटा, भीतरी हो गया। कौन सा हो गया बेटा, भीतरी हो गया। जो किनसे मिलकर के बना हुआ होता है, दलों से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ पाया जाता है। सामान्यतः तो जो बाह्य दल होते हैं उनका रंग कैसा होता है बेटा, हरा। कैसा होता है, हरा होता है। जबकि जो इनके दल होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं, रंगीन।
सदैव कैसे होते हैं, रंगीन। कुछ आवर्तबीजी पादपों में या फिर काफी सारे आवर्तबीजी पादपों में बाह्य दलों का रंग हरा ना होकर के दल के समान ही कैसा होता है, रंगीन होता है। तो उन बाह्य दलों को अपन क्या बोल देते हैं, दलाव। मतलब दल के समान ही कैसे होते हैं बेटा, दिखाई देते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, दलाव। इसके अलावा तीसरी बात आती है किसके बारे में बेटा, पुमंग के बारे में, जिसे अपन बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। तो पुमंग की एक इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है बेटा, पुंकेसर। क्या कहलाती है, पुंकेसर। और एक पुष्प में काफी अधिक क्या पाए जाते हैं, पुंकेसर पाए जाते हैं। तो पुंकेसरों के समूह को अपन क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। एक इकाई के रूप में क्या पाया जाता है, पुंकेसर पाया जाता है। अगर पुंकेसर की संरचना की बात करें अपन बेटा, तो जो पुंकेसर होता है इनका सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो कौन सा होता है, इनका परागकोश। क्या होता है बेटा, परागकोश। और नीचे वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है बेटा, पुतंतु। कौन सा होता है, पुतंतु। और परागकोश एवं पुतंतु को जोड़ने वाले जो संयोजी ऊतक होते हैं या फिर जो जोड़ने वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, योजी। क्या कहलाता है बेटा, योजी कहलाता है। और इस परागकोश वाले भाग में ही नर युग्मक परागकण का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। अगली बात आती है किसके बारे में, जायांग के बारे में, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, गाइनोसियम। जिसे क्या कहते हैं, गाइनोसियम। इनकी जो एक इकाई होती है वो क्या कहलाती है, अंडक। क्या कहलाती है, अंडक। एक पुष्प में दो से अधिक या फिर एक या फिर दो या फिर दो से अधिक क्या पाए जाते हैं बेटा, अंडक पाए जाते हैं। अगर अपन एक अंडक की संरचना की बात करें तो ऊपर की तरफ तो सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वो इनका कौन सा होता है, वर्तिकाग्र वाला भाग होता है। बीच वाला भाग होता है वो कौन सा होता है बेटा, वर्तिका वाला भाग होता है। इसके अलावा लास्ट नीचे की तरफ जो प्यालेनुमा संरचना होती है वो क्या होती है बेटा, इनका अंडाशय। क्या होती है, अंडाशय होती है, जिन्हें अपन क्रम से क्या कहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एवं ओविल। क्या कहते हैं बेटा, ओविल। और इस अंडाशय वाले भाग में ही किनका निर्माण होता है बेटा, बीजांड का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस बीजांड से आगे जाकर के फिर किनका निर्माण होता है, बीजों का निर्माण होता है। तो ये बात होगी बेटा किनके बारे में, पुष्प के बारे में। किनके बारे में, पुष्प के बारे में। इसके अलावा बेटा जो इनका पुंकेसर वाले भाग की अपन ने बात की थी, तो जो इनका पुंकेसर वाला भाग होता है उनके पास में क्या पाया जाता है बेटा, मकरंद कोश। क्या पाया जाता है, मकरंद कोश पाया जाता है। अगर अपन बात करें मकरंद के बारे में तो यह एक मीठा द्रवित पदार्थ होता है जो कीटों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। और जो कीट होते हैं वो फिर इनमें सहायता करते हैं, परागण की प्रक्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उसकी अपन ने बात कर ली। इसके बाद में बात करें अपन किसके बारे में, फल के बारे में। किनके बारे में, फल के बारे में। तो अपन ने देखा था जो इनका पीछे की तरफ बीजांड, क्या देखा था बेटा, बीजांड। बीजांड से तो किसका निर्माण हो जाता है बेटा, बीज का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा अंडाशय वाला जो भाग था उससे किसका निर्माण होता है बेटा, फल का निर्माण होता है। तो अपन कह सकते हैं अंडाशय से तो किसका निर्माण हुआ है बेटा, फल वृक्षी का या फिर फल का निर्माण हुआ है। इसके अलावा बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। इसके अलावा इससे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है, परागण या फिर निषेचन की प्रक्रिया होती है, तभी तो बीजांड किसमें परिवर्तित होता है, बीज में परिवर्तित होता है। इसके अलावा अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है, फल में परिवर्तित होता है। अब अगली बात आती है किनके बारे में बेटा, बीज के बारे में। किनके बारे में, बीज के बारे में, जिसे अपन क्या कहते हैं, सीड। क्या कहते हैं बेटा, सीड। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक बीज पत्री, अगर बीज में एक बीज पत्र पाया जा रहा है तो वो कैसा होगा बेटा, एक बीज पत्री। इसके अलावा दो बीज पत्र पाए जा रहे हैं तो उन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, द्विबीजपत्री। मतलब ऐसे पादप जिनके बीच में
एक बीजपत्र उपस्थित होता है तो उन पादपों को अपन क्या कहते हैं, एक बीजपत्री। अगर दो बीजपत्र उपस्थित होते हैं तो उन पादपों को अपन क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री पादप कहते हैं। अब बात करेंगे बीज के बारे में। किनके बारे में, बीज के बारे में। तो बीज से ही अपन ने देखा है कि नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नए पादप का निर्माण होता है। तो बीज में संरचना पाई जाती है बेटा भ्रूणकोश, एक संरचना पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूणकोश। इसके अलावा क्या पाया जाता है इसमें बेटा, भ्रूण पाया जाता है और इसी भ्रूण से नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन इस बीज में काफी अधिक समय के लिए जो भ्रूण होता है वो सुरक्षित किनकी सहायता से रह पाता है, भ्रूणकोश की सहायता से। जो भ्रूणकोश होता है जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं बेटा, एंडोस्पर्म कहते हैं। ये जो एंडोस्पर्म है भ्रूण को पोषण प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो कुछ बीज ऐसे होते हैं बेटा, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणकोश पाया जाता है, जबकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणकोश अनुपस्थित होता है या फिर अगर पाया जाता है तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो भ्रूणकोश की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर बीजों को अपन ने कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। एक तो कौन सा होगा बेटा, भ्रूणकोशी बीज। कौन सा होगा बेटा, भ्रूणकोशी बीज। इसके अलावा दूसरा कौन सा होगा बेटा, अभ्रूणकोशी बीज। दूसरा कौन सा होगा, अभ्रूणकोशी बीज। ऐसे बीज जिनमें भ्रूणकोश क्या होता है, उपस्थित पाया जाता है। क्या होता है, उपस्थित पाया जाता है, वो बीज क्या कहलाते हैं, भ्रूणकोशी कहलाते हैं। इसके अलावा वे बीज जिनमें भ्रूणकोश क्या होता है बेटा, अनुपस्थित पाया जाता है या फिर बहुत कम मात्रा में क्या होता है, उपस्थित पाया जाता है, उन बीजों को अपन क्या कह देते हैं, अभ्रूणकोशी बीज कह देते हैं। तो ये बेटा अपन ने बात की आवर्त बीजी पादपों में मूल तंत्र एवं रोध तंत्र के बारे में। मूल तंत्र में अपन ने देखा था मूसला मूल तंत्र के बारे में, इसके अलावा रेशेदार मूल तंत्र के बारे में। ये सभी मिलकर के किनका निर्माण कर रहे थे, मूल तंत्र वाले भाग का, टैपरूट सिस्टम का क्या कर रहे थे, निर्माण कर रहे थे। आज अपन ने देखा है किसके बारे में, रोध तंत्र के बारे में। तो प्रो वाले भाग में कौन कौन से अंग होते हैं जो सभी मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, प्ररोध तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उनके बारे में अपन ने क्या किया है, बेसिक अध्ययन किया है। जिनमें से अपने पास में प्रमुख थे बेटा, जैसे तना हो गया, पत्ती होगी, पुष्प हो गया, प्रजनन अवस्था के लिए बेटा क्या हो गया, फल हो गया, इसके अलावा बीज हो गए। ये सभी मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं बेटा, प्ररोध तंत्र वाले भाग का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। अब देखते हैं बेटा अपन एक जो अपने पास में द्विबीजपत्री पादप होगा, क्या होगा बेटा, द्विबीजपत्री पादप होगा, उसकी प्रारूपिक संरचना किस प्रकार की होगी, उसकी प्रारूपिक जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, द्विबीजपत्री पादप की। डाइकोट प्लांट की प्रारूपिक संरचना के बारे में अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। डाइकोट प्लांट में अपन लेते हैं किसके बारे में अध्ययन करते हैं बेटा, सरसों के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, सरसों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सरसों का जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है बेटा, ब्रेसिकेसी कैम्पेस्ट्रिस। क्या होता है, ब्रेसिकेसी कैम्पेस्ट्रिस। ये तो क्या हो गया बेटा इनका वानस्पतिक नाम, क्या हो गया, वानस्पतिक नाम। इसके अलावा इनका जो कुल होता है वो कौन सा होता है, ब्रेसिकेसी। कौन सा होता है, ब्रेसिकेसी, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्रूसीफेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रूसीफेरी कहते हैं। तो ये बेसिक बात होगी जो अपने पास में द्विबीज प्रारूपिक द्विबीजपत्री पादप, तो उसमें अपन किनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं बेटा, सरसों के बारे में। सरसों का जो बोटेनिकल नेम होगा वो क्या होगा बेटा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। इसके अलावा इनका जो कुल होता है वो कौन सा होता है, क्रूसीफेरी होता है। कुछ सामान्य बातों के बारे में अध्ययन करते हैं। इन पादपों का आवास कैसा होगा, किसके बारे में बात करें अपन, आवास के बारे में। तो सरसों का आवास
किस प्रकार का होता है। सरसों की अगर अपन बात करें तो ये कैसा होता है बेटा, एक वर्षीय होता है। कैसा होता है, एक वर्षीय होता है। इसके अलावा कैसी फसल होती है बेटा, ये तिलहन की फसल होती है, जो उत्तर भारत में क्या की जाती है बेटा, इसकी खेती की जाती है। अधिकांशतः कौन से भाग में, उत्तर भारत वाले भाग में क्या की जाती है, इनकी खेती की जाती है। जैसे राजस्थान की बात करें अपन, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे इनकी क्या की जाती है, खेती की जाती है। मतलब यहाँ का जो वातावरण है इनके क्या है बेटा, अनुकूलित है। तो यहाँ का जो वातावरण है वो इनका क्या हो गया बेटा, आवास हो गया। क्या हो गया, आवास हो गया। इसके अलावा दूसरी बात करें बेटा इनके कायिक भागों के बारे में, किसके, सरसों के, तो सबसे पहले आता है बेटा तना। सबसे पहले कौन सा आता है बेटा, तना। इनका जो तना होगा वो कैसा होगा बेटा, ठोस प्रकार का। कैसा होगा, ठोस प्रकार का। इसके अलावा कैसा होता है बेटा, बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार होता है। इसके अलावा कभी कभी इनमें छोटे छोटे क्या उपस्थित पाए जाते हैं बेटा, रोम भी क्या होते हैं, उपस्थित पाए जाते हैं। दूसरी बात करें बेटा अपन इनकी पत्तियों के बारे में। पत्तियां कैसी होती है बेटा, व्रंत युक्त। कैसी होती है बेटा, सैव्रंत। अगर इनमें क्या पाया जाता है, व्रंत पाया जाता है, तो अधिकांश पत्तियां कैसी होती है बेटा, इनकी सैव्रंत होती है। इसके अलावा पत्ती कैसी होती है बेटा, इनकी पृष्ठाधार पत्ती, क्योंकि यह द्विबीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादपों में अधिकांशतः कैसी पत्तियां पाई जाती हैं, पृष्ठाधार पत्तियां क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है बेटा। अगली बात करें अपन, पहली बात होगी किसके बारे में बेटा, तने के बारे में। अगली बात होगी किसके बारे में, पत्ती के बारे में। अगर अपन इनके पुष्प के बारे में अध्ययन करना चाहें तो इनका जो पुष्प होता है वो कैसा होता है बेटा, द्विलिंगी। कैसा होता है, द्विलिंगी। इसके अलावा पुष्प कैसा होता है, त्रिज्या सममित। कैसा होता है बेटा, इनका पुष्प त्रिज्या सममित होता है। अपन बात कर रहे हैं इनके पुष्प के बारे में, तो इनका जो पुष्प होगा वो कैसा होगा बेटा, द्विलिंगी होगा। इसके अलावा कैसा होगा बेटा, त्रिज्या सममित। कैसा होगा बेटा, त्रिज्या सममित। मतलब इनके पुष्प को अपन किसी भी काट से काटे वह कितने भागों में बट जाता है, दो भागों में, और दोनों भाग एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, त्रिज्या सममित कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा पुष्प कैसा होगा बेटा, त्रिज्या सममित होगा, द्विलिंगी होगा। अब पुष्प द्विलिंगी है तो इनमें कौन सा, इनका जायांग वाला भाग भी पाया जाता है। इसके अलावा कौन सा भाग पाया जाता है, पुमंग वाला भाग भी पाया जाता है। पुमंग वाले भाग की अगर अपन बात करना चाहें तो इसमें लगभग सरसों में कितने पुंकेसर, लगभग नहीं कंप्लीट क्या पाए जाते हैं, 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। अवस्था कैसी होती है बेटा इनकी, चतुर्दीर्घी। कैसी होती है, चतुर्दीर्घी। चतुर्दीर्घी में बात करें बाहर की तरफ तो दो पुंकेसर पाए जाते हैं। इसके अलावा अंदर की तरफ क्या पाए जाते हैं बेटा, 4 पुंकेसर पाए जाते हैं। जो बाहर की तरफ पुंकेसर पाए जाते हैं वो भीतर वाले पुंकेसरों से क्या होते हैं बेटा, बड़े होते हैं। तो यह अवस्था या फिर यह परिस्थिति क्या कहलाती है, इनकी चतुर्दीर्घी परिस्थिति कहलाती है। इसके अलावा इनका जायांग जो होता है वो कैसा होता है, द्विअंडपी। कैसा होता है, द्विअंडपी होता है। मतलब अंडक कितने पाए जाते हैं बेटा, 2 पाए जाते हैं, और वो भी कैसे होते हैं, एक दूसरे से संयुक्त। कैसे होते हैं बेटा, एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। तो अपन ने बात कर ली तने के बारे में, पत्ती के बारे में, जायांग वाले भाग के बारे में, पुमंग वाले भाग के बारे में। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इनके पुष्पक्रम के बारे में। तो जो सरसों होती है बेटा, उनका जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है, असीमाक्ष प्रकार का। आप लोगों के एक पेपर होगा आवर्त पादपों के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, उसमें अपन इन सभी का क्या करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। अभी आप लोगों को मैं इनके बेसिक के बारे में क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है बेटा। अपन बात करें किसके बारे में, पुष्पक्रम के बारे में। तो पुष्पक्रम कैसा होता है बेटा, असीमाक्ष प्रकार का होता है, जिसकी
जो वृद्धि होती है, मतलब तने के जो शीर्ष पर पुष्प विकसित होता है वहां पर क्या पाई जाती है, पुष्प कलिका पाई जाती है। पुष्प कलिका से फिर किनका निर्माण होता है, पुष्प का निर्माण होता है। उनमें जो वृद्धि पाई जाती है वो कैसी होती है, असीमित वृद्धि होती है, मतलब लगातार क्या करते जाते हैं, वृद्धि करते जाते हैं। अपन देखते होंगे सर्दी के समय में जो सरसों का पुष्प होता है या फिर जो सरसों का पादप होता है, उनका पुष्प वाला भाग होता है वो नीचे की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है, क्योंकि उनमें लगातार क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है और वो फिर नीचे की तरफ क्या होता चला जाता है बेटा, झुकता हुआ चला जाता है। तो पुष्पक्रम कैसा होता है बेटा, इनका असीमाक्ष प्रकार का होता है। तो ये बेसिक बात की अपन ने किनके बारे में बेटा, सरसों के बारे में, इनके बारे में, सरसों के बारे में। ठीक है बेटा, कल अपन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का। धन्यवाद।